15 अगस्त 2025 राहुल गांधी जी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए रेड फोर्ट जाना था। वो वहां नहीं गए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पर आपको न्योता गया 2025, आप वहां भी नहीं गए। गणतंत्र दिवस से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो इलान ओमर से मिलना है, जॉर्ज सोरोस से मिलना है। वो सुबह 5 बजे भी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी अगर सक्षम हो तो इन तथ्यों पे भी उत्तर दे दे। मैं नकली गांधी हूं क्योंकि मेरे परिवार में ऐसे व्यक्ति रहे हैं, इसलिए मुझे हर जगह होना चाहिए। यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी आज एक सबसे कमजोर कड़ी है भारत की, जो कभी जॉर्ज सोरोस के हाथों में खेलते हैं, कभी पाकिस्तान का एजेंडा आगे करते हैं। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को हृदय से श्रद्धांजलि है। और आज की प्रेस वार्ता 2 अहम बिंदुओं पे अपने मुद्दों को यहां पे रखेंगे। सबसे पहले हमने देखा किस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत आए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, और पूरे विश्व ने देखा ये जो ध्रुव तारे की तरह भारत और रूस की दोस्ती है, ये अटल है, ये अडिग है। और जब पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, सराहना करता है, तब एक भारत की मंडली है। ये मंडली छाती पीटती है, दुख मनाती है, और जो मुख्य मुद्दा होता है, जो राष्ट्र हित की बातें होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं, उस पर कहीं ना कहीं चेपी लग जाए, किस तरह से वो खबर बड़ी ना हो और केवल नकली गांधी के जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कोई मुद्दा उठा देती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब परिपक्व, बेईमान और भारत के हितों में पहले अपना हित खोजता है, वैसे ही कांग्रेस चाटुकारों की एक फौज है जो केवल राहुल गांधी का महिमा मंडन करना, लेकिन तथ्य को ना जानना, यही कार्य उनके पास रह गया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ तथ्यों पे भी बात हो जाए, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अगर सक्षम हो तो इन तथ्यों पे भी उत्तर दे दे। सबसे पहले हमें समझना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्लोबल डिप्लोमेसी runs on credibility. Global diplomacy runs on credibility and not on sense of entitlement. मैं नकली गांधी हूं क्योंकि मेरे परिवार में ऐसे व्यक्ति रहे हैं, इसलिए मुझे हर जगह होना चाहिए। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी संविधान में फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आप अधिकार की बात करते हैं और
भारत आपसे पूछता है कि क्या अपने कर्तव्य का पालन आप करते हैं? लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग, मिस्टर राहुल गांधी, एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, are you fulfilling your obligations and duties under the constitution of our country? 15 अगस्त 2025 राहुल गांधी जी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए रेड फोर्ट जाना था। वो वहां नहीं गए। हो सकता है कि सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती, लेकिन अब आप नेता प्रतिपक्ष भी है। आप कांग्रेस हेडक्वार्टर तो पहुंच गए थे, लेकिन आप रेड फोर्ट नहीं गए, लाल किले पे नहीं जा पाए। इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पर आपको न्योता गया 2025, आप वहां भी नहीं गए। क्या ये आपका कर्तव्य नहीं था कि आप वहां उपस्थित हो? लेकिन राहुल गांधी हो सकता है कि सुबह सुबह सो के ना उठे हो। उनके लिए ये तकलीफ का एक निमंत्रण था, कैसे उठे। गणतंत्र दिवस से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो इलान उमर से मिलना है, जॉर्ज सोरस से मिलना है। वो सुबह 5 बजे भी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये जो फंक्शंस होते हैं, यहां नेता प्रतिपक्ष का ना आना, ये दिखाता है कि वो अपरिपक्व भी है, गैर जिम्मेदार भी है। इसके बाद अभी 24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी का शपथ ग्रहण समारोह था। क्या वहां नेता प्रतिपक्ष को मौजूद नहीं होना चाहिए था? क्या राहुल गांधी जी आप वहां पे उपस्थित हुए? उत्तर है नहीं। तो अब आप देखिए, इंडिपेंडेंस डे राहुल गांधी नदारद, रिपब्लिक डे राहुल गांधी नहीं आए, मुख्य न्यायाधीश भारत के शपथ लेते हैं, राहुल गांधी जी उपस्थित होने का समय नहीं निकाल पाते हैं। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का शपथ ग्रहण समारोह, इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी राहुल गांधी जी नहीं उपस्थित हुए। इसी तरह से 2018 की रिपब्लिक डे परेड पर राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं थे। 15 अगस्त 2019 राहुल गांधी जी फिर से लाल किले पर नहीं पहुंच पाए। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो बड़ा सवाल ये उठाते हैं, अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो कहते हो, कभी बात कर्तव्यों पे भी तो करो। भारत की जनता कह रही है, कभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी तो करो राहुल गांधी। लेकिन वो नहीं दिखाई देगा कांग्रेस की चाटुकारों की फौज को। दूसरी बात, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी आता है तो फॉरेन डिग्निटरी अगर चाहे कि किसी व्यक्ति से वो बातचीत करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वो इस बात को इंगित कर सकता है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताता हूं, उदाहरण देके तस्वीरें लेके आया। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। क्या राहुल गांधी इससे पहले फॉरेन डिग्निटरी से नहीं मिले? क्या भारत सरकार ने उन्हें रोका? ये शेख हसीना जी के साथ आप देखेंगे सोनिया गांधी जी,
राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये भेंट कर रहे हैं। जून 2024 के आसपास की बात है। इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिशस के ये नवीन चंद्र राम गुलाम जी, आप देखिए तस्वीर में, ये सितंबर 2025 की। क्या राहुल गांधी जी की भेंट नहीं हुई? फिर ये किस तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ है? ये झूठ की राजनीति बार बार क्यों? ये विक्टिम कार्ड खेलना बार बार क्यों? ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी 2025 की भेंट हुई आपकी राहुल गांधी जी। फिर ये नौटंकी क्यों? क्या किसी नेता प्रतिपक्ष को अपना दिल इतना छोटा रखना चाहिए कि जहां एक तरफ पूरा भारत गौरवान्वित है, रूस के राष्ट्रपति जी भारत को अपना परम मित्र बता रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। उस वक्त आपको भारत की जो साख है वो बढ़ रही है, ये दिखाई नहीं देता है। आपको केवल एक बात कहनी होती है और वो वक्तव्य है, मुझे निमंत्रण नहीं आया। अब एक बात और होनी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब राहुल गांधी जी फॉरेन डिग्निटरी से मिले तो क्या ये भारत के हित में रहा या उन्होंने अनर्गल, झूठे, अपरिपक्व, बचकाने बयान दिए भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए? तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं, मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला था जब वे दिल्ली आए थे। इस मुलाकात के दौरान मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति से पूछा कि क्या इस तरह की कोई डील हुई है जिसमें राफेल के विमानों के दाम गुप्त रखने की बात है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि ऐसी कोई डील नहीं है, आप पूरे देश को राफेल के दाम के बारे में बता सकते हैं। और इस झूठे वक्तव्य का खंडन स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया और उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कही। उन्होंने ये जानकारी दी कि गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है जो अग्रीमेंट हुआ है, जो भारत या फ्रांस के रक्षा उपकरणों की सुरक्षा परिचालन क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है। अब ये झूठ क्यों बोला आपने, जिसका खंडन स्वयं फ्रांस को करना पड़ा? ये पहला उदाहरण है कि अगर किसी से अपरिपक्व झूठे राहुल गांधी मिलते हैं, कोई फॉरेन डिग्निटरी होता है, तो ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जो पहली बात झूठ होता है और दूसरा वो भारत के हित में नहीं होता है। इसके बाद फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलैंड जी, राहुल गांधी जी का वक्तव्य आया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोis होलैंड इज कॉलिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ थीफ। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कह रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी भी होगी और चिंता भी होगी कि इसका खंडन भी फ्रांस की ही सरकार ने किया और कहा कि ऐसा कोई वक्तव्य नहीं बोला है। अब आप मुझे बताइए किस तरह का व्यक्ति है, इसको यह भी नहीं पता है कि किस मंच पे किसकी उपस्थिति में क्या बात करनी है, ये क्या बोल जाए किसके सामने। Rahul Gandhi is a sort of leader of opposition that it is the misfortune of our country that he has become a leader of opposition. And he doesn't even know how to make responsible statements keeping in mind the occasion, the dignitaries that he is interacting with. And he has been a major source of embarrassment for our country. ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी आज एक सबसे कमजोर कड़ी है भारत की, जो कभी जॉर्ज सोरोस के हाथों में खेलते हैं, कभी पाकिस्तान का एजेंडा आगे करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा जी, इनकी एक किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड। राहुल गांधी जी इनसे भी मिले थे, तो क्या छाप पड़ी बाराक ओबामा के मस्तिष्क पर, यह हमें जानने की आवश्यकता है राहुल गांधी के बारे में। एक लाइन मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, जहां तक राहुल का सवाल है, ये ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश लाइन है उसका, जहां तक राहुल का सवाल है, उनके व्यक्तित्व में एक अस्थिरता और अपरिपक्वता झलक रही थी। जैसे कोई ऐसा छात्र जिसने पाठ्यक्रम तो पूरा कर लिया हो और जो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन गहराई में उसमें ना तो विषय में महारत हासिल करने की क्षमता हो और ना ही उसके प्रति सच्चा जुनून। इंग्लिश में अगर कहूं तो, as for Rahul, but there was a nervous, unformed quality about him, as if he were a student who'd done the coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. ये 3 फॉरेन डिग्निटरीज मैंने उदाहरण के तौर पे आपको इसलिए पेश किया। ये उदाहरण ये है राहुल गांधी, जो अपनी उपस्थिति से भारत की गरिमा को कम करने का काम करते हैं, भारत को शर्मसार करने का काम करते हैं, और जहां इनको जाना होता है संवैधानिक रूप में, वहां जाते नहीं हैं और उसके बाद हो हल्ला करते हैं। इसी विषय से जुड़ा हुआ एक और विषय है, सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य अभी आया है न्यूज में, जिसमें वो कह रही हैं दैट भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। सो when Sonia Gandhi ji uses the word destruction today is synonymous to Rahul Gandhi. आज भारतीय राजनीति का भस्मासुर कोई है तो वो राहुल गांधी है। पहले कांग्रेस को निपटा के कहां ले आए हैं ये हमने देखा है। महाराष्ट्र गए तो वहां पे शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को निपटा दिया। दिल्ली आए तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ गठबंधन में आए, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को निपटा दिया। और बिहार तेजस्वी यादव को निपटा के उत्तर प्रदेश की तरफ अब चले हैं। कह रहे अखिलेश जी तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं आपको निपटाने।
लेगेसी की बात कर रही है सोनिया गांधी जी। नेहरू जी की लेगेसी पहले है क्या, ये जान लेते हैं। हमने देखा किस तरह से 565 रियासतें थी। सरदार पटेल जी ने सुनिश्चित किया अखंड भारत, सबका विलय हुआ भारत में। चाचा नेहरू जी ने कहा कश्मीर मेरे पास रहेगा। कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाने का काम किसी ने किया तो चाचा नेहरू जी ने किया, और टेम्पररी शब्द होने के बावजूद तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। और टेम्पररी शब्द था लेकिन अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं कर पाए। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सुनिश्चित किया जो मूल भावना थी संविधान की, उसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने वो बिल संसद में पेश किया और उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ। ऐतिहासिक कदम। सो लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी इज ही गेव अस अ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली आर्टिकल 370, which was not in the interest of India, but for the sake of appeasement, for the sake of his personal relationship, he ensured that Article 370 is brought in the manner in the Constitution, which was not in the interest of the country. Second, जो हमारे भारत की भूमि है, पीओके, पाकिस्तान ने कब्जाई हुई है, ये किसकी लेगेसी है सोनिया गांधी जी? 1 इंच भूमि के लिए हर भारतवासी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जान न्यौछावर कर दे, और आपने अपनी गलत नीतियों की वजह से भारत की भूमि पाकिस्तान के कब्जे में आने दी। यह है लेगेसी। इस पे सोनिया गांधी जी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। चीन के पास जो भारत की भूमि है, ये किसकी देन है? हिंदी चीनी भाई भाई किसने कहा था? ये फिर से जवाहरलाल नेहरू जी की लेगेसी है। हम सब जानते हैं किस तरह से, मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाता हूं कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का ऑफर आया, और ये सभी प्रमुख देशों का मत था कि भारत की अहमियत देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी के अपने खत जो उन्होंने लिखे हैं चीफ मिनिस्टर्स को, मैं लेके आया हूं। यह है जवाहरलाल नेहरू जी की लेगेसी। मैं 1-2 वाक्य पढ़ देता हूं। Informally, suggestions have been made by United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Council, and that India should take her place in the Security Council. चीन नहीं, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। लिखते हैं नेहरू जी, we cannot of course accept this, as it means falling out with China, and it would be very unfair for a great country like China not to be in the Security Council. भारत इंतजार कर सकता है, लेकिन अगर चीन नहीं है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि चीन जैसा महत्वपूर्ण देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना हो और भारत हो। यह है लेगेसी नेहरू जी की। मैंने आपको जो उदाहरण दिए, भारत आज इतना मजबूत सशक्त है कि जो ऐतिहासिक भूल चाचा नेहरू जी ने करी है, उनका भुगतान करते हुए सुधार कर रहा है, जैसे अनुच्छेद 370 के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन सोनिया गांधी जी, जब आप ऐसा वक्तव्य देती हैं दैट भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, then as I have said and I will reiterate,
destruction is synonymous to Mr. Rahul Gandhi. And what is the legacy of Jawaharlal Nehru ji? That needs to be first clear. I posed very serious questions to you, expecting a response on these historical blunders committed by Jawaharlal Nehru. And then we can take forward this discussion on the statement that has been made by you. Thank you. किसी को कोई सवाल हो इन दोनों विषयों पे पहले? देखिए, इस तरह के वक्तव्य जो दिए जाते हैं, ये राहुल गांधी, नकली गांधी और कांग्रेस पार्टी का छोटा दिल, छोटी सोच दिखाता है। मैंने आपको उदाहरण प्रमाण के साथ दिए हैं और मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी, अगर थाईलैंड या कोलंबिया नहीं गए एक और वेकेशन पे छुट्टी मनाने, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दें। या तो हमारे तथ्य सही हैं, और अगर सही है तो ये पूछा जाएगा कि आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर गलत वक्तव्य, झूठे वक्तव्य क्यों दिए? बिकॉज इसका सीधा असर बायलैटरल रिलेशन पे पड़ता है, राष्ट्र सुरक्षा पे पड़ता है। और ये केवल एक दुश्मन ही कर सकता है, ये केवल एक गद्दार ही कर सकता है कि जो राष्ट्र हित में हो। मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो नकली गांधी परिवार के हित में। देखिए, मैं समझता हूं कि ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, इन सबको हिंदू धर्म से नफरत है। और ये नहीं जानते हैं भगवत गीता और जो सीख भगवत गीता देती है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इनको यह भी नहीं पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के तमाम ऐसे फैसले हैं जिसमें भगवत गीता को कोट किया गया है। सवाल यह है कि अगर भगवत गीता आदरणीय प्रधानमंत्री एक फॉरेन डिग्निटरी को, व्लादिमीर पुतिन जी को भेंट देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को, टीएमसी को इतना दर्द क्यों होता है? क्या वो ये भूल जाते हैं? आप देखिए, इस संदर्भ में हम सब जानते हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। भगवत गीता का जो उपदेश है, जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, वो युद्ध से पहले ही दिया था। एक संदर्भ है और वो सीख है जो पूरे विश्व के लिए है। तो इसलिए अगर आप हिंदुओं से नफरत करेंगे, हिंदुत्व को आप डेंगू, मलेरिया और क्या क्या नहीं कहेंगे, और एकजुट होकर प्रहार करने का प्रयास करेंगे हमारी संस्कृति पर, तो भारत की जनता ये अब लेने वाली नहीं है। और मैं एक फैक्ट और आपके संदर्भ रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भगवत गीता ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भेंट के स्वरूप दी है। और भी धार्मिक ग्रंथ है, थोड़ा कांग्रेस पार्टी अध्ययन करे, उनको पता चल जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? अभी लेते हैं। और एनी अदर क्वेश्चन ऑन द इशू ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये जो इंडी अलायंस या घमंडिया वाले हैं, इनको हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व, भगवान श्री राम, इनसे नफरत है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है
कि अगर एक घुसपैठिया भारत में आता है और उसका धर्म इस्लाम होता है तो ये लोग कहते हैं कि इसको वोट देने का अधिकार भी दो, एनआरसी ना करो, एसआईआर मत करो। और उनको ये नहीं दिखाई देता है कि भारत के जो संसाधन है उस पे पहला हक भारतीय नागरिकों का। मैं पूछना चाहता हूं, ये मिली भगत नहीं तो और क्या है? हुमायूं कबीर का ये बयान 2 सप्ताह पुराना है। वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्या हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी हुई? क्या कोई वक्तव्य ममता बनर्जी ने दिया? नहीं, क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। और ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है, उनको सहारा है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चाहती होंगी दंगे हों, वो चाहती हैं सौहार्द बिगड़े। और ममता बनर्जी को यह गलतफहमी है कि अगर सौहार्द बिगड़ेगा, दंगे होंगे तो वो पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगी। वरना क्या मजाल थी, हुमायूं कबीर की हिम्मत कैसे हुई जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, भव्य राम मंदिर बना, करोड़ों राम भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस दिन के लिए इंतजार करते हुए निकाला और उनका अपमान करते हुए हुमायूं कबीर ऐसा वक्तव्य दे दे। और ये 14 दिन का समय, 15 दिन का समय ममता बनर्जी ने एक भी वक्तव्य क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं एफआईआर करी? ये अपने आप में दर्शाता है, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। और मैं अंत करूंगा एक ही उदाहरण देके। कुछ साल पहले ममता बनर्जी जी अपनी गाड़ी से जा रही थी, एक व्यक्ति ने कहा जय श्री राम, बौखला के उतर गई अपनी गाड़ी से ममता बनर्जी जी और उस व्यक्ति के पास जाके कहती है अगर जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और एक पत्रकार ने उनसे पूछा ये जो घुसपैठिए आते हैं, जो मुसलमान हैं, इनके बारे में क्या करना है? तो ममता बनर्जी के शब्द है, वो कह रही है कि ये दूध देने वाली गाय है, अगर मुझे दुलत्ती भी मारेगी तो मैं सहन कर लूंगी। हिंदुओं की चमड़ी उधेड़ो, घुसपैठिए अगर मुसलमान हैं तो उनका दूध चाहिए तो दुलत्ती खा लूंगी। ये है ममता बनर्जी। संविधान की शपथ नहीं ली है, ऐसा लगता है कि कुरान की शपथ लेके बैठी है और यह आपत्तिजनक है। आपको हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान भी करना है, उसकी जो धार्मिक आस्था है उसका भी सम्मान करना। सबसे ज्यादा संविधान विरोधी कार्य अगर किसी ने किया है तो वो राहुल गांधी है। और हमारा संविधान बहुत मजबूत है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब था ना, वो हाइड्रोजन बॉम्ब, अगर हाइड्रोजन बॉम्ब बन के कोई संविधान के आसपास फटकते हैं तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी संविधान पढ़िएगा, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस अध्यादेश के बारे में बात करें। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया, वो किस व्यक्ति ने फाड़ दिया था? क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं था? यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 संविधान का कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और आज डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को याद करके, उनका सपना था
आज तक कभी राहुल नकली गांधी ने एक वक्तव्य भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया है? क्यों नहीं लागू कर पाए? 55 साल सत्ता में रहे। अनुच्छेद 370 मैंने अभी उदाहरण दिया, टेम्पररी शब्द था पहला, आपने क्यों नहीं उसको संशोधित किया? ये जो शरिया कानून लागू करने की बात करती है कांग्रेस पार्टी, धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे, ये क्या संविधान संगत है? ये भारत देश है, ये संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। तो इसलिए राहुल गांधी को पहले चाहिए कि वो किसी और देश का संविधान अगर पढ़ रहे हैं वो छोड़े और भारत का संविधान पढ़े और उसकी मूल भावना क्या है उसे जाने, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या है इसको समझे और उसके बाद संविधान की बात करें।